नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं बिहार की। जी हां, बिहार की। वहां पर एनडीए और इंडिया गठबंधन की सीटों के बंटवारे की और चाचा बनाम भतीजा की। आप जानते ही हैं, आज चुनाव आयोग ने देश के सबसे बड़े चुनाव 24 के लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 7 चरणों में, 7 फेजेस में यह चुनाव होने वाले हैं। 19 अप्रैल से पहले चरण की वोटिंग होगी, दूसरा चरण 26 अप्रैल, फिर 7 मई, फिर 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को 7वां चरण मुकम्मल हो जाएगा और 4 जून को दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कौन सत्ता पर काबिज होगा? आपने, जनता जनार्दन ने किसके नाम पर मोहर लगाई या बटन दबाया, यह तय हो जाएगा। लेकिन आज बिहार की बात क्यों? ताल तो बहुत ठोकी जा रही है। इंडिया गठबंधन न्याय की हुंकार भर रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए की तरफ से 400 पार का नारा बुलंद कर रहे हैं। लेकिन बिहार, वहां अभी तक सीटों का बंटवारा भी नहीं हो पाया है। और जब हम एनडीए और इंडिया की बात करते हैं, उनमें जोड़ने वाली कड़ी दरअसल नीतीश कुमार हैं। 1.5 साल पहले इंडिया नाम का कोई गठबंधन नहीं था, नीतीश ही इसके रचयिता बने, लेकिन फिर साथ छोड़ दिया। पहले कहा था कि इंडिया साथ लड़ ले तो बहुमत का आंकड़ा पार नहीं करने देंगे बीजेपी को। फिर 200 पर आए, 100 की भी ताल ठोकी गई कि 100 का आंकड़ा पार नहीं करने देंगे। लेकिन अब 400 पार के नारे में शामिल हो गए हैं नीतीश कुमार। एनडीए, इंडिया के रचयिता अब एनडीए के खेवनहार भी हो गए हैं। और एक बड़ी वजह थी कि भाई सीटों का बंटवारा करने में बहुत देर लगा रहे, पर सीटों का बंटवारा अब तक नहीं हुआ है। ये 7 चरणों में जो चुनाव होने वाले हैं, बिहार में भी कमाल की बात है, ये 7 चरणों में ही होंगे चुनाव। पहले फेज में 4 सीट हैं, दूसरे में 5, तीसरे में 5, चौथे में 5, 5वें में 5, छठे में 8 और 7वें में 8 सीटों पर मतदान होगा बिहार में। ये बिहार की 40 सीटों की बात कर रहा हूं। कट एंड पेस्ट जॉब कर दिया है चुनाव आयोग ने। बिल्कुल वही 2019 का कार्यक्रम जो बिहार का था, वही 2024 में दोहरा दिया है। अब इसमें काफी वक्त भी मिल जाएगा प्रधानमंत्री मोदी को। साधारण गणित लगाऊं तो कम से कम 7 बार चुनाव के दौरान 7 बार पब्लिक रैली कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। अब प्रधानमंत्री मोदी पर ही सारा दारोमदार है क्या? और इसी में एनडीए का पेच अटका हुआ है क्या? 195 सीटों का ऐलान कर दिया, उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया पहली सूची में, दूसरी में 72 उम्मीदवार, लेकिन बिहार से एक भी नहीं। 40 सीटों में से 39 एनडीए जीतने में कामयाब हुआ था पिछली दफा। 17 में से 17 बीजेपी, 17 में से 16 जेडीयू और 6 में से 6 एलजेपी। अब इस बार बीजेपी क्या 16 पर ही लड़ेगी? 17 भी नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार 16 ही लड़ना चाहते हैं जो वो जीते थे पिछली दफा। और यहीं पर पेंच अटका है क्या? एक पेंच तो सुलझा है या और उलझा है। चिराग पासवान हनुमान की भूमिका में रहे पिछले कुछ सालों तक। अब जो खबर आ रही है 5 सीट उनके खाते में जाती दिखेंगी, तो एक चाचा भतीजा एपिसोड तो तेजस्वी और नीतीश कुमार का है। भतीजे को बीच मझधार में छोड़कर चचा चल पड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। इधर भतीजा सारा माल ले उड़ा और पशुपति पारस, उनके पल्ले हाथ कुछ नहीं लगा कि कोई सीट नहीं मिलेगी। एक सीट जीतन राम मांझी को, एक उपेंद्र कुशवाहा को, एक मुकेश सहनी को, हो सकता है वो बीजेपी के खाते में भी चली जाए या बीजेपी अपना उम्मीदवार मुकेश सहनी के चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतार दे। अब पशुपति पारस कह रहे हैं, जब तक बीजेपी की तरफ से लिस्ट जारी नहीं होती तब तक हम इंतजार करेंगे। अगर उचित सम्मान नहीं मिला तो हमारी पार्टी का रास्ता खुला हुआ है,
हम कहीं पर भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। तो क्या तेजस्वी तैयार होंगे? चिराग के लिए तो वो तैयार थे, संकेतों में इशारा किया कि भाई 10 सीट तक दे देंगे, आ तो जाइए हमारे साथ। चचा को लेंगे क्या तेजस्वी? और उनका भी गठबंधन अभी तक तैयार नहीं हुआ है। खबर यह है कि भाई 30 सीटें आरजेडी लड़ेगी, 7 सीटें कांग्रेस और 3 वाम खेमे को जाएंगी, पर घोषणा वहां से भी नहीं हो रही है। और इस बीच हमने सबसे बड़े चुनाव पर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल भी किया, और इस पोल में क्या नतीजे सामने आए? 50% वोट बैंक एनडीए को मिलता दिखाई दे रहा है, यानी कि नीतीश को वापस लाना फायदेमंद साबित हो रहा है क्या? इंडिया 35 पर ही सिमटता दिख रहा है। और अगर हम सीटों में इस मत प्रतिशत को कन्वर्ट करें तो एनडीए 32 और इंडिया 8, 7 सीटों का नुकसान है एनडीए को, पर जितना नुकसान हो सकता था क्या उसे कम करने में कामयाब हुए? और हो सकता था के लिए भी एक आंकड़ा है मेरे पास, और यह दिसंबर में हमने एक ट्रैकर किया था, तब नीतीश और तेजस्वी साथ साथ थे। तब एनडीए के खाते में 39% वोट बैंक जा रहा था, यानी कि 11% का इजाफा हो गया है नीतीश के आने के चलते। और विपक्षी महागठबंधन के पास 43% वोट बैंक था, 4% ऊपर, अब वो 8% घट गया है। और सीटों का जो आकलन हमने किया था, एनडीए को 17 सीटें मिलती दिख रही थी और विपक्षी महागठबंधन को 22। मैं बीच की फिगर ले रहा हूं, तो 5 सीटें आगे। अब 5 नहीं, 24 सीट आगे हो गया है एनडीए। तो क्या कहानी चल रही है? और जब तक गठबंधन मुकम्मल नहीं होता, दरअसल एक तय तस्वीर, एक फॉर्म फिगर हमारे सामने आ पाएगी क्या? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, जिसकी बानगी तो मैंने आपके सामने पेश कर दी है, 7 चरणों में चुनाव, बिहार में सीट बंटवारे पर तनाव, और चाचा वर्सेस भतीजा तय करेंगे 24 का नतीजा। चर्चा में मेरे साथ आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शक्ति यादव, युवा चेहरा हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जेडीयू के अभिषेक झा, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती मेरे साथ हैं। स्टूडियो में एलजेपी रामविलास पासवान गुट, मैंने चिराग पासवान का जिक्र किया, उन्हीं की पार्टी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता AK वाजपेयी, और 3 दिग्गज पत्रकार प्रदीप सिंह, दिबांग और अभय दुबे, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। इसके अलावा एक और वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया बेलारी भी पटना से मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। तो शक्ति तैयार हैं लड़ाई के लिए? चुनावों की घोषणा हो गई, 7 चरणों में चुनाव होगा, सीटों का बंटवारा सामने नहीं आया अभी तक। तैयारी पूरी है या अभी कुछ आखिरी नट एंड बोल्ट कसने बाकी हैं? संदीप जी, पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन मजबूती के साथ तैयार है। मुद्दों के आधार पर लड़ाई हम लड़ रहे हैं। मुद्दा साफ है, नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव। युवा, किसान, नौजवान, आम और आवाम, इन सारे सवालों को लेकर करके हम जनमानस में जाएंगे। बिहार का स्थानीय सवाल, जहां 17 महीनों में 70 दिन में नियुक्तियां हमने दी, कोई किसी प्रकार का कहीं से कोई शिकायत नहीं आई। आज तो बीपीएससी के परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं। वो कौन शख्स है सत्ता के इर्द गिर्द जो पूरे संस्था को अपने अधीन करके आगे बढ़ना चाहता है, जब चीज़ें खुल करके आती है? एक एक चीज़ बिहार की जनता देख रही है। हमारे गठबंधन स्वाभाविक हैं। हम जिन विचारों को लेकर करके आगे बढ़ रहे हैं, उन विचारों के साथ हम कभी साथ पीछे हटने का नाम नहीं लेते। आप ये कहते घूमते थे हम साथ हैं, उनमें से 3 तो निकल लिए। संदीप जी,
संदीप जी, किन तीन की बात आप कर रहे हैं जिनके मैं उन पर वो दया के पात्र हैं, मैं उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। उनकी देह की भाषा, बोलने वक्त चेहरे की आकृति, हाथ का इशारा, माननीय मुख्यमंत्री हैं, हम उनके प्रति ममत्व का भाव रखते हैं, दया का भाव रखते हैं, हमारे लिए आदरणीय है। मैं उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता, क्योंकि वर्तमान स्वरूप जो उनका सामने है उसके नाजायज फायदा कई लोग उठा रहे हैं जो इर्द गिर्द हैं। 3 नेता हैं, एक रिटायर्ड अधिकारी हैं। अब जदयू को जहां ले जाने चाहिए वो जदयू मुद्दे तो गिनवा दिए, उम्मीदवारों का ऐलान करने में कहां अड़चन आ रही है शक्ति? कोई अड़चने नहीं है। मैंने, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने डंके की चोट पर एक बात कही है, हम ससमय एकदम तत्काल प्रभाव से पीपुल डोमेन में आप लोग के माध्यम से डाल देंगे कि हम कितने सीट पर, हम तो 40 सीट पर महागठबंधन लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी को नाको चना चिबाएंगे। जिन लोगों ने भावनात्मक खेल खेलने की देश भर में कोशिश की है, मेरी जो जानकारी है 30 पर आरजेडी, 7 पर कांग्रेस, 3 पर वामखेमा, इस पर मोहर लगाएंगे आप? यही है फॉर्मूला? आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, नहीं आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे एंकर हैं, आपके सूत्र कहीं और हो सकते हैं, लेकिन एक प्रवक्ता होने के हैसियत से जो मुझे जानकारी अभी तक है कि अंतिम स्वरूप जल्द ही दी जाएगी, तब चीजें आपके भी संज्ञान में सात्विक रूप से आ जाएगा, संख्या हमारे समझ भी आ जाएगा। लेकिन इतनी बात तो मैं ईमानदारी पूर्वक जरूर कह रहा हूं कि राष्ट्रीय जनता दल अपने मुद्दों को लेकर के, अपने विचारों को लेकर के, राष्ट्रीय जनता दल गरीबों का बल है, किसानों पशुपति का बल पारस है, के लिए युवाओं दरवाजे का खुले बल हैं, है, चिराग पासवान आप के लिए लोगों का खुले बल हुए है। थे। और इसके नहीं, हमने किन्हीं के, जिनके संदर्भ में आपने कहा, जब तक जो कोई दल जिस गठबंधन के साथ है उस पर हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं। अगर वो निकल करके पीपुल जाते हैं बाहर चुनाव लड़ने के लिए, उनका फैसला होगा। हमारे पास कोई, हाँ, हमारे दरवाजे कहीं बंद किसी के लिए, कोई भी आता मिलने के लिए मिलते आदरणीय तेजस्वी, आदरणीय लालू प्रसाद जी, लेकिन जहां तक सवाल है साझा होने का, साथ होने का, वह निर्णय नेतृत्व करते हैं। और ये वर्तमान जो स्वरूप है, जिन लोगों ने जिनको आगे करके जैसे लड़ाया, बिहार की राजनीति में रहने वाले हर कोई को पता है, एक एक मतदाता इन सवालों को गंभीरता से आने वाले कल में जवाब देगी। ठीक है, मतदाता तो जवाब देगा ही। अभिषेक झा, एक चीज बताइए, अब चुनावों की तारीखों का भी ऐलान हो गया, आपके नेता ने तो इंडिया का साथ इसलिए छोड़ा कि जी सीटों का बंटवारा ही नहीं करने का नाम ले रहे। आपका कहां है सीटों का बंटवारा? एक होता है संदीप जी कि इंटरनली हमने बातचीत नहीं की है, बंटवारा नहीं किया है, मुद्दे तय नहीं किए, और एक होता है कि हम मीडिया में इस बात को नहीं रख पाए। देखिए, हमारी जो इंटरनल बातचीत है वो हो चुकी है, और अच्छा, सही समय पर। अच्छा साहब, पंडित जी मुहूर्त निकालेंगे तब घोषणा होगी। मुहूर्त की बात नहीं है, हम तो ऐसा मानते हैं कि कर्म ही पूजा है, और कर्म करने में विश्वास रखते हैं, और हमारे लिए हर मुहूर्त शुभ होता है। और अब देखिएगा कि एकदम सौहार्दपूर्ण वातावरण में पूरे समन्वय के साथ सीटों का जो बंटवारा है वो अनाउंस हो जाए। रहा सवाल चुनावों की तैयारी का, तो हमेशा मानते हैं संदीप जी कि परीक्षा की तैयारी नहीं की जाती है, परीक्षा के लिए हमेशा तैयार रहा जाता है। और हम लोग तो हमेशा जनता के बीच रहने वाले लोग, हमारी पार्टी, हमारे गठबंधन के लोग हमेशा जनता के बीच रहते हैं। कोई हवाई नेता नहीं है जो सिर्फ वादे कर दे। गठबंधन में कोई तनाव तो नहीं है? वादों को बोल दे, तनाव क्यों रहेगा? आपका इशारा जिस ओर है, इशारा क्या, मैं सीधा बोल देता हूं ना, इशारों में क्यों बात करूं? इशारों में तो राजनीतिक दल बात करते हैं। चिराग पासवान वो तो नीतीश कुमार की कार्यशैली पर सीधे कुठाराघात करते हैं, प्रहार करते हैं, सीधा हमला करते हैं, सवाल उठाते हैं। अब उनको 5 सीटें दी जा रही हैं, अब वो आपके साथ गठबंधन में होंगे, तो हम साथ साथ हैं, आराम से गाना गा पाएंगे। देखिए, हमारे गठबंधन की खूबसूरती है कि हर किसी को अपनी बात को कहने की आजादी, तो दबाव की राजनीति यहाँ नहीं होती है। और रहा सवाल कि चिराग पासवान जी ने क्या कहा, नहीं कहा, गठबंधन में शामिल होते वक्त उन्होंने मुख्यमंत्री जी की तारीफ की, और यह भी आपने सुनी। और अगर मुख्यमंत्री जी या हम लोग इस बात की चिंता करने लगे कि कौन व्यक्ति हमारे विषय में क्या बोलते हैं, कौन पार्टियां हमारे विषय में क्या बोलती हैं, तब तो हो गए। हमारा ध्यान काम पर हो, हमारा नहीं, ध्यान काम नहीं। पर है। हनुमान की भूमिका में 2020 के चुनाव में आपकी क्या गत की थी? 43 सीटों पर लाकर खड़ा कर दिया, वो चिराग पासवान ही थे ना, वो टीस मिट गई, जख्म भर गए।
इतिहास के पन्नों में बहुत कुछ दर्ज है। हाँ। अगर किसी ने हमें नुकसान पहुंचाया तो उनका हश्र क्या हुआ। एक उम्मीदवार जीतते हैं, वो भी आपने हमारी पार्टी पार्टी तोड़ के दी, सामने उतरते पर हैं। जो वो पार्टी तोड़ी, वो जो 5 सांसद थे उनको पैदल कर दिया बीजेपी ने, और जिनको पैदल आप करना चाह रहे थे उनके लिए लाल कालीन बिछा दिया। ऐसा नहीं होता है संदीप जी ऐसा कि तो हम हुआ किसी है, को पैदल करना होता चाहते नहीं हैं। है क्या? हुआ नहीं, है हम नहीं चाहते थे। बाकायदा। हमने क्या कहा आपसे, आप एक बात को समझिए। अलग अलग कालखंडों में आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जी को राजनीति में नुकसान पहुंचाने के लिए अनेक प्रकार के षड्यंत्र, अनेक लोग उसमें शामिल थे। नीतीश कुमार जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, हमारी पार्टी पीछे मुड़कर नहीं देखती। किसने हमको नुकसान पहुंचाया उनका हश्र खुद बुरा हो जाता। हम कोई षड्यंत्र नहीं रचते, हम ऐसी कामना नहीं करते हैं कि उनका बुरा हो राजनीतिक रूप से या निजी नहीं रूप नहीं, से। षड्यंत्र हम कहाँ तो रचते हैं, आप ही की पार्टी तरफ तोड़वा देते हैं। अरे हमारा इसमें क्या दोष है कि ये सब भ्रामक बातें हैं संदीप जी। ये भ्रामक वास्तविकता से बातें हैं, एक ही बात भाई। ये तो आप एकदम तो भ्रामक सीधा बातें कहते हैं। थे नीतीश कुमार ने तोड़वा दी हमारी पार्टी। मैं इसलिए हंस रहा हूँ, वो लगाओ ना, आप भी वर्सेस लगाओ। नहीं नहीं, वो काम हम नहीं करते, वो आग लगाना वर्सेस करना। हम तीखा सवाल पूछेंगे, सहज अंदाज में पूछते देखिए, हैं। हम समझते हैं गठबंधन धर्म को निभाना पड़ता है। कल तक हम क्या कह रहे थे, आज क्या कहेंगे, आज की स्थिति में चलेंगे हम। ओ, गठबंधन धर्म की सीमाओं में रहना दोनों पार्टियों का फर्ज होता इसको है। थाली का बैंगन होना भी नहीं, कहते हैं। वो नहीं कह सकते। हाँ। नहीं, वो कैसे कहो। वो नहीं, जहां नहीं, जहां नहीं, अच्छा नहीं, लगा गठबंधन वहां धर्म लुढ़क लिए। ना ना ना, इसको सही ये भाषा- धर्म शब्द, सही- ये धर्म है या राजनीतिक अधर्म हो रहा है? धर्म है कि जनता की सेवा करना, अच्छा, सेवा। उसमें कोताही नहीं होनी चाहिए। हाँ। अब उसमें आज भी नीतीश कुमार हमने- तो सेवा नहीं कर रहे हमने हैं। आज भी- आपके हिसाब से 7-7 सवाल उठाते थे आप। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हम आज भी नीतीश कुमार के न कल खिलाफ थे, न आज खिलाफ है, लेकिन हम आज भी चाहेंगे कि डबल इंजन की सरकार पूरे तरीके से बिहार में काम करे और बिहार को और आगे ले जाए। इसीलिए हम लोगों ने बनाया अपना डॉक्यूमेंट बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। और हमारी आज भी इंसिस्टेंस है कि आप कृपया करके जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने तो उसको उसमें ऐड करें। सवाल उस बात का है, सवाल ये नहीं कि उनको टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा। और जहां तक बीजेपी का, उनको साधुवाद, उन्होंने बड़े भाई की भूमिका निभाई और हमारी जायज मांग को उन्होंने सही ठहराया और हमको 5 टिकटें देने का वादा किया। और और पैदल कर दिया पशुपति पारस को, चाचा भतीजा, एक चाचा भतीजा तो नीतीश और तेजस्वी, वो तो जुदा हो गए। देखिए, ये पारिवारिक कलह सुलझ जाएगी। परिवार की कलह में समय लगता है, वक्त लगता है, और वक्त ही उसकी उस 5 में 1-2 को नहीं, वो राजनीति अलग है। पारिवारिक कलह की बात कर रहे हो तो वो सुधरेगी नहीं सुधरेगी, उसमें वक्त लगता है। वो वक्त ही जख्म भरते हैं, जख्म होते हैं, दोनों तरफ होते नहीं, हैं। भतीजा चाचा के साथ कुछ अपनी 5 सीटों में से 1-2 सीट साझा कर लेगा। क्यों देंगे हम, क्यों नहीं देंगे ना। किस लिए देंगे। और चाचा भतीजे तक जहां से सवाल है, यही खाली चाचा भतीजा नहीं है, वो एक शिवपाल यादव के भतीजे अखिलेश यादव, एक वो शरद पवार के भतीजे अजीत पवार, और भी एक आध है, और ये इसी तरीके हमारा जीते भतीजे ही हैं। वो मामा को कंस कह दिया, अब चाचा के लिए कोई वर्ड याद करना पड़ेगा। चाचा मामा भांजा में इतनी देखो, कलह नहीं आप जितनी चाचा भतीजा में हो रही संदीप है। जी, एक बात बड़े तरीके से मैं कह दूं कि जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है तो उसका ये फर्ज होता है कि बच्चों के जो अधिकार बनते हैं उनको दे। मतलब अपने मान सम्मान अपने हाथ में होता है। अगर चाचा ने इस तरह अगर ललाई थे, मंत्री भी बन गए 3 साल के लिए, और फिजिकली भी इतने ठीक नहीं है, तो मतलब क्यों इस तरह की बातें करनी है। उनको अपना मान सम्मान अपने आप देखना चाहिए उनको। हम तो यही उनको शुभकामनाएं करेंगे। और दूसरे चाचा की भी बात करें, कौन से चाचा? हाँ, वो चाचा वाला नीतीश। मामला। हाँ, नीतीश चाचा और तेजस्वी का भतीजा। नहीं तो नीतीश कमजोर कड़ी तो नहीं है। देखो, उनके NDA प्रवक्ता की। ने बड़ी अच्छी बात कही है। क्या? कह रहे जी हमारा ममत्व है और मान सम्मान हम उनका रखते हैं, हम उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं, मैं एनडीए की बात कर रहा हूँ। एनडीए में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, सबकी 16 सीटें वो लड़ेंगे। हाँ, तो लड़े। 14 में भी लड़े, 19 में भी लड़े, और अब भी 14, लड़ेंगे। 19 और 24 के नीतीश के स्थिति में रुतबे, कोई परिवर्तन नहीं, शख्सियत, कोई करिश्मे में परिवर्तन। काफी बदलाव आ गया। अलायंस में कोई परिवर्तन नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि 14 में भी लड़े, 6 7 सीटें कम हो रही है ना। अब ये कैसे कह दूंगी कम हो रही है? अभी नहीं अभी कहेंगे। के आकलन नहीं, के नहीं, हिसाब से? नहीं, सीटें कम नहीं हो। अभी टाइम है, इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो गई, लेकिन आप देखिए पानी कहां तक जाता है। पानी कहां तक जाता है? अभी तो पानी का सतह, उसे नापा जा रहा है क्या साधना? या कमजोर कड़ी की बात कर रहा हूं। कांग्रेस कहीं कमजोर कड़ी तो नहीं है। 70 में से सीटों में से 19 ही जीत पाई थी 2020 के चुनाव में। तो अभी सीटों का बंटवारा इसीलिए नहीं तय हो पा रहा। 7 दे रहे हैं तेजस्वी आपको, आप 11 सीटें मांग रहे हैं। आरजेडी कह रही है ये तो
उम्मीद से कुछ ज्यादा ही मांगा जा रहा है, जाथर से भी ज्यादा। आदरणीय संदीप जी, देखिए सबसे पहले तो क्योंकि हम अपने महापर्व की शुरुआत करने जा रहे हैं, आज से लोकसभा का शंखनाद हो चुका है, तो सबसे पहले तो पूरे देश को शुभकामनाएं इस महापर्व के लिए। और मैं जहां की निवासी हूं मध्य प्रदेश की, मेरे यहां पे बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र पड़ता है और हमारा पहले चरण में चुनाव है। तो मैं बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र सहित मध्य प्रदेश सहित सभी देश के लोगों से एक अपील करूंगी एबीपी के माध्यम से, सर्वप्रथम कि सभी लोग इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और लोकतंत्र को और मजबूत बनाएं। अब बात आती है जो आपने सवाल किया, तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये तो मैं हमेशा से कहती आई हूँ और ये सटीक बैठती है बात कि चुनाव आते ही भाजपा में जाति और धर्म को धंधा बनाने के भी सब प्रबंध हो जाते हैं और सत्ता की खुरचन चाटने के लिए भाजपा में कुछ नेवलों के भी सांपों से संबंध हो जाते हैं और हर बार ये बात सटीक बैठती है। ये भाजपा द्वेषवादी पार्टी है, ये तो आज मुझे लगता है प्रमाणित हो गया। चाचा भतीजे में द्वेष करा दिया, पहले चाचा को भी पार्टी में ठगबंधन से जोड़ लिया, भतीजे जी को भी जोड़ लिया, उसके बाद जोड़ लिया और जब सीट शेयरिंग की बात आई तो मौन हो गए भाजपाई। और उसके बाद महाराष्ट्र में भी यही किया, पहले भय दिखाया चक्की पीसिंग का, उससे पहले भ्रष्टाचारी बताया और उसके बाद उन्हें उप मुख्यमंत्री पद पर बिठाया। आप बड़े कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं साधना, एक मिनट सुनिए ना। ठगबंधन है, चलिए ये आप राजनीतिक दल हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आपका अख्तियार है आरोप लगाने का, पर जी वो उधर चले जाते हैं डरा धमकाकर, जो भी वो आपके नेता तो मोहब्बत की दुकान खोलने चले हैं, उस दुकान पर ताले ही क्यों लगे हुए हैं, या वहां से खरीदार क्यों भाग रहे, खरीदार क्यों नहीं आ रहे? आपको भी तो अपने गिरेबान में भी तो झांकना होगा कि नहीं? नहीं, देखिए सबसे पहली बात जो मोहब्बत की दुकान की बात आपने की, देखिए ये तो सीधी बात है, दो ही विचारधाराएं देश में है, एक गांधीवादी विचारधारा है, एक गॉडसेवादी विचारधारा है। अब गॉडसेवादी विचारधारा नफरत, द्वेष, घृणा की बात करती है और वो तोड़ने की बात करती है, जिसके साथ समूची भाजपा खड़ी है और आज एनडीए गठबंधन खड़ा हो गया है, जो मैं ठगबंधन कह रही हूँ। और दूसरा है गांधीवादी विचारधारा जो जोड़ने की बात करती है। और हम, मैं कहती हूँ हम विचार, इंडिया का कहां गठबंधन हुआ? इंडिया गठबंधन है भी कोई साधना? एक तमिलनाडु, एक थोड़ा बहुत बिहार, वो भी आधा अधूरा, और आधा अधूरा महाराष्ट्र, एक दिल्ली, उसके अलावा गठबंधन कहां है? देखिए गठबंधन पर अभी भी चर्चा चल रही है। अच्छा। जहां पर आप जो प्रश्न उठा रहे हैं, 4 जून के बाद भी चलती रहेगी, सवाल भी उठे हैं, तो अभी भी देखिए नहीं 4 जून के बाद तो ये भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। 4 जून के बाद देख लीजिएगा आप कि इंडिया जीतेगी और जब भारत जुड़ेगा तो इंडिया का जीतना तो तय है। लेकिन ये सच्चाई है कि हम मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं और हमें सांप्रदायिकतावादी सोच को हम किस तरह हराएं उस पर हम एकजुट है। चलिए, मुद्दों पर एकजुट है, सीटों का बंटवारा पर ना एनडीए का हो पा रहा है ना इंडिया का। कन्हैया, ये वजह क्या है? पेच कहां अटका हुआ है? दोनों ही गठबंधन उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर रहे। 7 चरणों में चुनावों का ऐलान भी हो गया और बिहार में 7 चरण में मतदान होना है। ये तो मैं सुन रहा था नेशनल चैनल पर। कन्हैया भाई, आपकी आवाज अभी ठीक नहीं आ रही है, उसको मैं दुरुस्त कराता हूं। प्रदीप भाई, ये गठबंधन है, इंडिया भी है, एनडीए भी है, सीटों का बंटवारा क्यों नहीं हो रहा बिहार में? सीटों का बंटवारे में दोनों तरफ पेच है। इस तरफ है कि नीतीश कुमार अगर आप 2019 को याद कीजिए तो उनकी पोजीशन बड़ी स्ट्रांग थी। बिल्कुल। बीजेपी 3 स्टेट 18 में हार चुकी थी, तो ऐसे में बीजेपी दबाव में थी और नीतीश कुमार दबाव डालने में सफल हुए थे। इस बार परिस्थिति बदल गई है, नीतीश कुमार दबाव डालने की स्थिति में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उन पर एक सीमा के बाद दबाव डालना नहीं चाहती। वो नहीं चाहती कि गठबंधन में फिर पता लगे कि फिर से एक और पलटी हो गई। पलटी न भी हुई, अगर जो है आपस में मनमुटाव की खबर बाहर जाती है, झगड़े की खबर जाती है, तो उसका नुकसान होना तय है। तो इसलिए चाहते हैं कि दोनों के, बल्कि तीनों के आपसी तालमेल से जो भी पार्टियां शामिल हैं गठबंधन में, वो सीटों का बंटवारा हो जाए। बीजेपी नंबर 1 की पोजीशन चाहती है, जो 2019 में देने को तैयार नहीं थे नीतीश कुमार। बीजेपी की नंबर 1 की पोजीशन होगी, हमारे एक सीट ही ज्यादा जो होगी। सूत्र अंदर खाने, कल हम वैसे ही चर्चा कर रहे थे कि अंदर खाना क्या होता है। अंदर खाने की खबर यह है 16-16 पर बात अटकी हुई है।
नहीं, बीजेपी मुझे नहीं लगता कि जो है बराबर पर मानेगी। ये तो बराबर से ये एक सीट या दो ऊपर, मूंछ का सवाल है। मूंछ का सवाल है। हाँ, कि बीजेपी नंबर 1 पार्टी 2020 के विधानसभा चुनाव में स्टैब्लिश अपने को कर चुकी है। नीतीश तो JDU खबर की ये तुलना भी में- है अंदर खाने से ही कि वो विधानसभा चुनाव भी साथ में चाह रहे हैं। नहीं, अब तो मुझे लगता है तो- उसका अब समय तो- निकल अब गया तो है। वो समय हाँ, निकल गया है। हाँ, निकल गया है और विधानसभा चुनाव अलग ही होगा। बिहार में देखिए, बिहार और महाराष्ट्र 2 ऐसे स्टेट हैं जहां विधानसभा और लोकसभा चुनाव का गणित बिल्कुल एकदम। नीतीश जरूरी भी हैं, मजबूरी भी हैं, पर कमजोर कड़ी भी है क्या एनडीए में आज की तारीख? मुझे लगता है कि नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव की दृष्टि से कमजोर कड़ी है, लोकसभा चुनाव की दृष्टि से मजबूरी है। तो इसलिए नीतीश कुमार का साथ रहना जरूरी है। नहीं रहेंगे तो नुकसान करेंगे। पर वो कन्वर्ट करने में भी वो 39 का आंकड़ा नहीं आता जो यशवंत ने हमारे साथ किया। और यशवंत आज दर्शक दीर्घा में बैठे हैं, सामने स्क्रीन पर नहीं दिख रहे, पर स्टूडियो में ही बैठे हुए हैं यशवंत। नहीं, मुझे लगता है कि ये जो गठबंधन है बिहार में, कम से कम वो जो 2019 का आंकड़ा है उसके आसपास ही होगा, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है। दिबांग, आप इत्तेफाक रखेंगे? और फर्क नहीं है, कॉन्फिडेंस एनडीए का अभी बिहार में नहीं झलक रहा है, जबकि इंडिया के रचयिता अब एनडीए के साथ आ गए। जी हाँ, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा। और अगर आप एक जो नया पैमाना, और जब भी चुनाव की घोषणा होती है तो एक पैमाना बन जाता है अपने आप, पॉलिटिकल पार्टीज़ को कुछ कहना ज़रूरी होता है कि भाई अगर आप ज़्यादा चरणों में चुनाव करवाएं किसी राज्य में, इसका मतलब यह है कि वहाँ आपकी स्थिति पतली है जहाँ तक रूलिंग पार्टी का सवाल है। 2019 में भी वैसे 7 चरण में हुए थे, लेकिन इस बार 7 चरणों पर क्या सवालिया निशान भी लगेंगे कि क्या प्रधानमंत्री पर ही सारा दारोमदार आ वैसे गया है? उत्तर प्रदेश में भी 7 चरणों में हो रहा है। हाँ, वो तो पिछली बार वो तो हालत पतली है, ये कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल सही है। पर क्या नीतीश पर अकेले दांव नहीं लगा ये सकती दिवांग जी बीजेपी? का तर्क है, इसलिए मैंने नहीं, ये मेरा तर्क कतई नहीं है। ये मैं बता रहा हूँ, इस तरह से विपक्षी बोलते हैं। हाँ। मैं नहीं इसको कह रहा हूँ। और ये वाली जो उत्तर प्रदेश वाली बात है, हम लोग ब्रेक में यही बात कर रहे थे, तो ये एक बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ आपने क्या किया कि बहुत सारे लोगों को जुटा लिया है। अब आपने सबको जुटा तो लिया, अब टिकट तो सीमित हैं। नहीं, इसका दूसरा एक पहलू भी है जो प्रदीप जी कह रहे हैं ना भाई, उत्तर प्रदेश में भी कि जी वहां क्या जीतेंगे, नहीं बिल्कुल जीतेंगे, बट दे कांट अफोर्ड टू लूज। वो एक सीट का भी नुकसान बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में सीटों में इजाफा करना होगा, अगर 303 भी बरकरार रखना है, क्योंकि सब जगह मैक्स किया है, कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, और बिहार में वो नुकसान बर्दाश्त नहीं करना चाहेंगे। दूसरा पहलू ये भी है ना। बिल्कुल, ये प्रदीप को जवाब है आपकी तरफ से, ये सही जवाब है, मैं सहमत हूं इससे। पर मैं ये कह रहा हूं कि एक प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है कि आपने बहुत सारी पार्टियों को जोड़ लिया, सबको एडजस्ट करना है, तो आप कई तरह की पैंतरेबाजियां होंगी। यानी ये भी सुनने में आ रहा है कि बीजेपी 19 पे लड़ेगी, पर बीजेपी के जो 3 उम्मीदवार होंगे, वो जो बाकी सहयोगी दल हैं, उन्हीं के उम्मीदवार होंगे, पर निशान बीजेपी का ही होगा। बीजेपी की भी नाक बची रहेगी और वो 16 पर भी रहेंगे, लेकिन बीजेपी 19 रहेगी। नीतीश कुमार को भी ये मालूम है, देखिए कि, और वो बहुत अपनी स्थिति का आकलन नीतीश कुमार का हमेशा बहुत अच्छा रहता है। अपनी स्थिति का आकलन जो व्यक्ति अच्छा कर लेता है, वो फिर दबाव की राजनीति में बहुत अच्छी चालें चलता है। उनको मालूम है कि एक हद से ज़्यादा इन लोग दबाव नहीं डालने वाले हैं, ये उनको मालूम है कि बीजेपी हम नहीं, आज भी वो रास्ता खुला है ना, वो तो एक दिन में पाला बदल लेते हैं, बिल्कुल सरकार भी बना लेते हैं, और तेजस्वी तो दरवाजा खोले बैठे रहेंगे। बिल्कुल यही कि भाई नीतीश आ गए, आ जाओ जी, वो कहे 16 पर ही लड़ूंगा, नहीं तो नहीं लड़ता। बिल्कुल यही मेरा आशय है। मैं जो कह रहा हूँ वो यही मेरा है कि वो कभी भी जा सकते हैं, ये उनको मालूम है, ये बीजेपी को भी मालूम है। और जब बीजेपी को ये मालूम है और बीजेपी इसकी भोगी भी रही है, तो उनके लिए दबाव डालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब तो है ऐसे मामले में जब मामला इतना नाजुक हो तो चीजों को जोड़ने में समय लगता है। ये जो हम देख रहे हैं, ये उसी का प्ले आउट है, समय उसी बात का लगता है। ओवर ड्रामेटाइज तो नहीं कर रहे ये संभावना कि भाई नीतीश, ये जो सीटों का पेच है कहां अटका हुआ है? भाई बीजेपी, बिल्कुल सही बात है, प्रदीप जी की बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, वो सीनियर पार्टनर बन के दिखाना चाहेगी, और मूंछों की लड़ाई भी है, और नीतीश कहेंगे भैया मैं बदल लेता हूं। देखिए, आपने जो कहा कि 16 सीटों पे अंदर खाना ही खबर है, तो अगर नीतीश कुमार को भाजपा के बराबर 16 सीटें मिल जाती हैं और भाजपा मान जाती है, तो इससे अच्छी डील की तो वो कल्पना ही नहीं कर सकते। ये तो उन्होंने तीर ही मार लिया, मैदान मार लिया। लेकिन इस पूरे विश्लेषण में एक चीज़ जो छूट रही है,
जैसे कि प्रदीप जी ने कहा कि नीतीश कुमार 2019 के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर हैं। एक दूसरा पहलू यह है कि 2019 के मुकाबले राष्ट्रीय जनता दल, जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रतिद्वंदी है, वो 2019 के मुकाबले मजबूत है। कहीं ज्यादा मजबूत, कहीं ज़्यादा मजबूत है। और विधानसभा चुनाव में वो साबित कर चुके हैं इस बात को। उनके पास एक उभरता हुआ नेता है जिसका ग्राफ धीरे धीरे ही सही, लेकिन उसका ग्राफ ऊपर जा रहा है। और लालू का बोझा, जंगल राज का बोझा वो काफी हद तक बहुत हद तक भी कम हुए। है। वो अपने कैचमेंट एरिया को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब कितना माई बढ़ा बाप पाएंगे, अब जो कितना बढ़ा पाएंगे अलग बात है, वो कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने जो चुनौती है, वो चुनौती ज्यादा ठोस चुनौती है, ज्यादा मजबूत चुनौती है। और मुझे ऐसा लगता है, मेरी राय निजी हो सकती है ये, कि एक राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर युवा तेजस्वी जो हैं, वो अपने पिता जो बहुत ही अधिक चतुर माने जाते थे, उनके मुकाबले कहीं बेहतर दिखाई पड़ते हैं। जिस तरह खामोशी बरत रहे हैं, जिस तरीके से किसी के खिलाफ अशिष्ट भाषा नहीं कर रहे हैं, किसी का उपहास नहीं कर रहे हैं, वो हुड़दंग नहीं दिख रहा, कोई हुड़दंग नहीं दिख रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को यह भी दिख रहा होगा कि भाई हमारा जो प्रतिद्वंदी है, ये प्रतिद्वंदी पहले के मुकाबले मजबूत है। 7 चरणों में चुनाव बिहार में, तो हाँ, आप उसमें तेजस्वी को भी पूरा, अगर मैं समझता हूं अगर नरेंद्र मोदी को मौका मिलेगा तो पूरा मौका तेजस्वी को भी मिलेगा। और नरेंद्र मोदी ही, संसाधन भी खेल में आ जाते हैं। संसाधन किसके पास कितने हैं? एनडीए गठबंधन के स्टार प्रचारक, प्रमुख प्रचारक नरेंद्र मोदी ही होंगे। नरेंद्र मोदी के नाम पे ही उनको वहां पे ज्यादातर वोट मिलेगा। अगर नीतीश कुमार को जो वोट मिलेगा वो उनकी वजह से जो मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन ज्यादातर वोट उनके नरेंद्र मोदी की वजह से मिलेगा। और मैं ये मानता हूं कि इंडिया गठबंधन की जो कमजोर कड़ी होंगे, यानी उनकी अपनी सीटें उनको जीतने में मुश्किल आएगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी जो भी सीटें लेगी वो आसानी से जीत सकती है। लेकिन नीतीश कुमार के लिए दिक्कत होगी कि छोटे छोटे जो दूसरे महादलित और वो जो उनके घटक दल हैं, उन घटक दलों का वोट कितना नीतीश कुमार की पार्टी को मिलेगा, इस पे मुझे पूरा संदेह है। तो इसमें अब एक खेल, छोटी सी बात हाँ, मैं कह दूं कि देखिए 7 चरणों में जो चुनाव हो रहे हैं पश्चिम बंगाल में और बिहार में, वो किसी वजह से भी करवाए जा रहे हो। अगर ये जैसे पश्चिम बंगाल में कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल उसका तो जवाब मिल गया प्रदीप जी आपको, वो हो गई बात। पर ये जो 7 चरण के चुनाव हैं, चूंकि इन दोनों राज्यों में विपक्ष की तरफ से बहुत मजबूत नेता हैं। वहां ममता बनर्जी हैं, जिस तरह से सघन प्रचार वो करती हैं और एक एक मुद्दे को जिस तरह से एकदम बड़ा करके रख देती हैं, यहां तेजस्वी हैं। तो ये आपको अगर ये लग रहा हो कि इससे सिर्फ रूलिंग पार्टी को ही फायदा होगा, ऐसा नहीं है। विपक्षी नेताओं की मजबूती की वजह से ये मामला पलट भी सकता है, और नुकसान भी हो सकता है। अब मुद्दों पर देखिए, शक्ति से सवाल मैंने कुछ और पूछा, पहले उन्होंने मुद्दे गिनवाने शुरू कर दिए। तो बेरोजगारी, युवाओं की आज बात की, राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया 21.5 करोड़ 18 से 29 साल के युवा वोटर्स होंगे, उसमें काफी सारे फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं। तो प्रदीप जी, एक तो मुद्दों की और जातिगत जनगणना और जातीय समीकरण जो कड़वी हकीकत पूरे देश की हैं, लेकिन खास बिहार की, वो कैसे प्ले आउट करते हैं? क्या अभी उसको देखना बाकी है, या एक तस्वीर, एक खाका खिंच गया है? नहीं, तस्वीर खाका खिंच गया है। जातिगत जनगणना के जो जनक थे वही उसकी बात नहीं कर रहे हैं और उनके विरोधी भी नहीं कर रहे हैं। आप देखिए कि उस मुद्दे को जिस तरह से धीरे धीरे फेज आउट कर रहे हैं, एकदम छोड़ नहीं दिया है, न तो कांग्रेस ने न आरजेडी ने। जो अभय जी ने बात कही आरजेडी के बारे में, तेजस्वी के बारे में, उन सारी बातों से मैं सहमत हूँ। लेकिन तेजस्वी की आरजेडी की ताकत ज्यादा है विधानसभा चुनाव की दृष्टि से। लोकसभा चुनाव में जो वोट देने जाएंगे उनको भी मालूम है कि आरजेडी की या महागठबंधन के साथी दलों की सरकार नहीं बनने जा रही है। ये एक आप कह सकते हैं सच्चाई नहीं है, लेकिन परसेप्शन तो है, इतना तो मानना ही पड़ेगा। नहीं, आदमी ये देखता है मैं पटना के लिए चुन रहा हूं, दिल्ली के लिए चुन रहा हूं, तो इसलिए जो है उसका उदाहरण सबसे बड़ा तो दिल्ली है, देश का दिल। यहां पर बीजेपी को नाक चढ़ाते हैं ना हर चुनाव में केजरीवाल। 70 में से 67 जीत गए, 70 में से 62 जीत गए, साथ में 0 बटा लड्डू। तो इसलिए लोकसभा चुनाव है ये। अगर विधानसभा चुनाव होता तो तेजस्वी यादव जरूर, जितनी ताकत अभी दिख रही है उससे ज्यादा ताकत भी होती, उससे ज्यादा इंपैक्ट भी होता। नहीं, पर जो ये जातीय समीकरण का एक खाका, कौन सा गठबंधन ज्यादा मजबूती से खींचता दिखाई दे रहा है, और चिराग पर अब अपना हाथ रख देना बीजेपी की तरफ से, क्या खेल
कुछ समीकरण, देखिए, जातीय सामाजिक समीकरण कुछ के बदले? लिहाज से मुझे एनडीए ज्यादा विश्वस्त लगता है। मुझे लगता है कि एनडीए उसके मुकाबले ज्यादा मजबूत है। तेजस्वी यादव को अभी वो बातें सिद्ध करनी है, साबित करनी है अपने माई पक्ष तो में। है पर बाप साबित बहुजन, करनी है। अगड़ा, और ये बात आधी जब हम लोग आबादी और विधानसभा कुंवर। चुनाव के लिए वहां चर्चा कर रहे थे, वहां पटना में जो एबीपी ने लगाया था पूरा, एक स्टूडियो खोला था, तो उसमें भी हम लोगों ने ये बात कही थी कि भाई एमवाई के अलावा तेजस्वी यादव को क्या क्या मिलेगा, इस पर निर्भर करेगा उनका भविष्य इस विधानसभा चुनाव में भी और उसके आगे भी। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो शुरू में बहुत ज्यादा नुकसान में दिख रही थी, बहुत सारी सामाजिक ताकतों को और उनकी राजनीतिक प्रतिनिधियों को अपने साथ उन्होंने जोड़ा है उन्होंने। तो दूसरी एक और मैं बात कहूंगा कि अगर केवल इसी बात से हर चीज का फैसला होना है कि किसी पार्टी का नेता प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहा है या उसकी सरकार नहीं बनने जा रही है तो लोकसभा चुनाव में वो हारने के लिए अभिशप्त है, तो इसका तो मतलब ये निकलेगा कि भारत में लोकसभा चुनाव के लिए क्षेत्रीय शक्तियों को चुनाव लड़ना ही बंद कर देना चाहिए। नहीं, उनको उसकी क्या दूसरी जरूरत है? तस्वीर भी है भाई। देखिए, तमिलनाडु मेरा में वही मैं बीजेपी कह को रहा हूं, कोई सीट नहीं मिलती, वही मैं केरल कह रहा में हूं, कोई सीट नहीं मिलती, आंध्र में कोई सीट नहीं मिली थी। क्षेत्रीय शक्तियां जो है वो एक दुहरी राजनीति खेलती हैं। दोनों शक्तियां मैं आपकी बात से बराबर सहमत हो या होते हुए कह रहा थोड़ा बहुत अंतर हूं, हो, नहीं मैं हाँ, सहमत। हाँ। क्षेत्रीय शक्तियां हमेशा दुहरी राजनीति खेलती हैं। उनकी प्राथमिकता रहती है विधानसभा राजनीति को, लेकिन वो कोशिश करती हैं कि लोकसभा में भी उनकी एक नुमाइंदगी रहे ताकि उनके लिए पेशबंदी होती रहे, केंद्रीय राजनीति में भी उसका हस्तक्षेप रहे। वो भी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अपने तरीके से जुड़ना चाहती हैं। ये भारतीय लोकतांत्रिक राजनीति की हकीकत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो क्षेत्रीय शक्तियों को पूरी तरीके से ऑब्लिटरेट करके अपने आप को जमा सके। जो हमारा ओपिनियन पोल है 32 सीट दे रहा है एनडीए गठबंधन को, 16 ही हम माने कि आप 16 लड़ेंगे, 16 बीजेपी, 5 एलजेपी, बाकी 3 छोटे दलों को जो आप देंगे। बीजेपी तो सारी सीटें जीतती दिख रही है। ठीक कह रहा हूं ना मैं यशवंत? हाँ, यशवंत से मैंने थम्स अप ले लिया है। तो नुकसान जो हो रहा है 7 सीटों का, उसमें बड़ा पुट जेडीयू आपकी पार्टी नीतीश कुमार का है, ये बात मानेंगे? मैं पूरे सम्मान के साथ आपके एग्जिट पोल को देख रहे हैं। एग्जिट नहीं, ओपिनियन पोल। एग्जिट तो देंगे हम। ओपिनियन पोल, ओपिनियन पोल जो भी और चैनल्स ने भी चलाए हैं ओपिनियन पोल्स, पर आप लोगों ने भी इस ओपिनियन पोल को किया है। ये वास्तविकता के करीब है संदीप जी, वास्तविकता तक पहुंचा नहीं। वास्तविकता ये है कि जिस तरह से हमने पिछली बार 40 में से 39 सीटें जीती थी, इस बार हम क्लीन स्वीप की तरह हम ये मानते ही नहीं कि हम 7-8 सीटें लूज कर रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। जो समीकरण अभी है और जिस तरह से माहौल एनडीए के पक्ष में है, इस बात की परिकल्पना नहीं की जा सकती है कि हम एक भी सीट हारने वाले हैं। जब हम एक भी सीट हारेंगे ही नहीं, ये जो नुकसान वाली बात है कि पिछली बार हमें एक सीट का नुकसान हुआ था, उस नुकसान की भी भरपाई हम इस बार बिहार की जनता के आशीर्वाद से तो आप कुछ नहीं हारने वाले हैं शक्ति यादव। ये नहीं हारेंगे, बीजेपी नहीं हारेगी, आप कहां जीतेंगे फिर? संदीप जी, बड़ी शांति से कई विश्लेषकों का भी मैंने सुना और अपने सवाल किया हमारे सहयोगी और कई तरह के दल के लोगों से भी। बिहार में हमने कई सीटें कितनी मार्जिन से हारी है सबको पता है। औरंगाबाद हो, जहानाबाद हो, 1000-2000 से हमने हारी, कहीं 900 से में हारा चुनाव। और इस बार हमने सभी चीज़ों को बड़ी गंभीरता से देखा भी है और उस चीज़ों को बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। जनविश्वास तेजस्वी जी के साथ है। हमने अपनी शालीनता, कार्य करने की क्षमता, सबका हमने जो अपनी प्रस्तुतिकरण की है जनमानस में, हर वर्ग, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग की स्वीकारता तेजस्वी जी है। और मैं एक बात कह सकता हूँ, एक बात आई खुल करके सामने कि लोकसभा के लिए कोई क्षत्रिय दल चुनाव न लड़े, ऐसा नहीं। बिहार में अप्रत्याशित रिजल्ट होंगे। जो लोग 19 देख रहे हैं वो अरे ताल तो ठोक दीजिए एबीपी न्यूज पर। आप कितनी सीट जीतने वाले हैं? 2004 भी दोहराए जा सकते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और मैं एक बात ईमानदारी से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जिस लालच से, जिस बात को लेकर गठबंधन की है, उसको भी अपनी कीमत 4 से 5 सीटों पर चुकानी पड़ेगी। शक्ति 24 दिसंबर को हमने एक ट्रैकर, एक मिनट शक्ति, 24 दिसंबर को हमने एक ट्रैकर किया था। उसमें महागठबंधन 22 सीटें और एनडीए गठबंधन उस वक्त का बिना नीतीश के वो 17 सीटें, यानी कि 5 सीटों का अंतर आपको फायदा होता दिख रहा था। और एक सीट से तो आप 22 यानी कि 21 सीटों का फायदा ले रहे थे। नीतीश का जाना नुकसान कर गया,
ये बात आज ईमानदारी से मान सकते हैं आप? नहीं, मुझे नहीं, मैं नहीं मानता। उनका जाना नुकसान नहीं, उनका जाना फायदा है, और जहां गए हैं नुकसान उनको करेंगे। और मैं ये बात बड़ी ही ईमानदारी पूर्वक, जमीनी हकीकत, आप एक बार आए, दो बार आए, जाइए गांव और कस्बों में, हालात बदली है, और हालात इस कदर बदली है कि लोग अब इन दोनों दलों से उब चुके हैं। क्योंकि भाई आपने दिया क्या है? आपने एक जुमला दिया है, आपने सत्य बातें कही नहीं है जनमानस में, आपने महंगाई दी है, बेरोजगारी दी है, परेशान किया है आपने जनता दल यू को, अपने जनता का 2020 की तरह मुद्दे लेकर वो मुद्दों की गूंज आप क्रिएट कर पाए हैं क्या? हाँ बोलिए ना। संदीप जी, हम उन मुद्दों को भी ले जाएंगे, उन सारे सवालों को, चाहे वो किसान का, नौजवान का सवाल हो, आम आदमी का सवाल हो, इन सवालों को सिर्फ नहीं, देश की अर्थव्यवस्था, बिहार के साथ नाइंसाफी, ये सारे सवाल रहेंगे हमारे मुद्दे के रूप में। ओपिनियन रहेंगे, उनकी गूंज सुनाई दे रही है क्या? जैसी 2020 में बेरोजगारी की एक गूंज सुनाई दी थी, और हमारे ट्रैकर्स, तब मैं एबीपी में नहीं था पर सी वोटर करता था, तो लगातार लोकप्रियता में एक इजाफा दिखा था, एक ट्रैक्शन दिखी थी तेजस्वी की। वो होता दिख रहा है आपको बिहार में प्रदीप जी? छोटा सा कम से कम लोकसभा चुनाव में तो वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। विधानसभा चुनाव में जरूर, मतलब वो जो अभय जी बात कह रहे थे, तेजस्वी यादव ने अपने व्यवहार से एक ग्रेसफुल पॉलिटिशियन का जो है इस बात का कोई लॉजिक नहीं हो सकता कि वो विधानसभा, आपको क्या कह रहे हैं, जिस तरह का मुद्दा वो उठा रहे हैं बेरोजगारी का, आप क्या कह रहे हैं कि जो लोग उस मुद्दे से जुड़ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि ये लोकसभा का चुनाव है, उनकी पार्टी को छोड़ के बीजेपी को वोट देंगे? इसलिए कि विधानसभा चुनाव है, वहां उनकी पार्टी की सरकार बन सकती है, और सरकार बन सकती है तो वो इनको लागू कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आप अपनी राय भी हमारे साथ लगातार साझा कर रहे थे। बिहार की तस्वीर बड़ी दिलचस्प है, और वहां पर ऊंट करवट बदल रहा है क्या, और अभी कुछ करवट बाकी हैं, या मैं बिहारी वो शब्दावली का की भाई कुछ खेला अभी हो सकता है क्या? तो चर्चा हो रही थी 7 चरणों में होने वाले हैं चुनाव, लेकिन बिहार में सीट बंटवारे पर अभी भी बरकरार है तनाव। और राजेश कुमार हैं, सीतामढ़ी वासी हैं, बिहार के ही हैं, वो कह रहे हैं 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया की सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस है, और जबकि वो धुरी भी है। वक्त बताएगा कौन कमजोर कड़ी साबित होता है। आज इतना ही, नमस्कार।